नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद न्यूज़ के शो हकदार में। हकदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिन लोगों का हक है कि वो आपका प्रतिनिधित्व करें, वो आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा पहुँचे। इसी शो की आज की कड़ी में आपको मिलवाते हैं श्री सुभाष काबरा से। सुभाष काबरा बहुत रिनोन्ड चेहरा है भाजपा में कई वर्षों से कार्यरत हैं। इस वक्त प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक हैं अजमेर संभाग के, और इनके सोशल वर्क की मिसाल दी जाती है। तो काबरा साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ काबरा साहब, आप वैसे तो लोग आपको बहुत कंफर्टेबली पहचानते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ चाहता हूँ कि हम बुलाते हैं तो पहला मौका खुद ही जो व्यक्ति आता है उसको अपना इंट्रोडक्शन पूरी तरह से अपने शब्दों में देने के लिए देते हैं। आप दर्शकों को बताइए कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए कि किस तरह से आपने काम किया है इतने साल और क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी। ऐसा है, मैं एक जन सेवक के नाते सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक का एक गठजोड़ नुमा पिछले 35 से 40 सालों से काम कर रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी और चुनाव संयोजक के नाते लोकसभा का विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद, पंचायत समिति क्षेत्र श्रीनगर, उत्तर विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम करने का मुझे अवसर मिला है। और इसके साथ साथ में जो भी धार्मिक कार्य हैं उन कामों के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर के हमारे जितने भी संगठनात्मक पद है उन पद पे रहते हुए अनेक अवार्डों से एक सेवक के नाते समाज के नेतृत्व ने, धर्माचार्यों ने और राजनीतिक लोगों ने अवार्ड देकर मुझे प्रशंसनीय पत्र दिया है। उससे मुझे बहुत काम करने की और इच्छा और लगन बढ़ती है। ये एक मेरा पृष्ठभूमि अभी तक की है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया संगठन का? आपने कहा आपने चुनाव लड़ाए हैं, और किस किस क्षेत्र में आपने चुनावी कार्य किया है? देखिए, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव एक बड़ी गंभीर दूसरी तरह की चीज़ है। लोग अधिकांश टिकट मांगने के लिए मांगते हैं। मैं कई ऐसे लोगों से परिचित हूँ जो सिर्फ नाम चलाने के लिए करते हैं, लेकिन आपका प्रयास जैसा दिखाई दे रहा है, उस दिन आपने हल्ला बोल कार्यक्रम में अच्छी खासे लोग इकट्ठे करके जो है कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी थी। तब से मैं, अन्य पत्रकार साथी और लोग इस बात की गंभीरता महसूस करने लगे हैं कि आप वाकई चुनाव को लेकर गंभीर हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुभाष काबरा जो इतने लगन से अब टिकट मांग रहे हैं और मौका चाहते हैं प्रतिनिधित्व का, वो सुभाष काबरा आखिर चुनाव के बारे में कितना जानते हैं? मतलब आपने जो चुनाव लड़वाए हैं उनका थोड़ा वृतांत बताइए। किस तरह के चुनाव लड़ाए और क्या कार्यशैली, मतलब क्या आपका प्रोफाइल था उस समय? मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि श्रीनगर पंचायत समिति में 47 ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। उसका मंडल अध्यक्ष के नाते वहाँ पर पिछले 50 सालों से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है। विधानसभा में वहाँ गुजर गोविंद सिंह जी ही जीतते आए हैं। उस स्थिति में हमको वहाँ काम करने का मौका मिला और काम हमने सेवा के माध्यम से किए। उन क्षेत्रों में वाटर प्रोजेक्ट, आई कैंप, ग्रामीण स्कूलों में वस्त्र वितरण से समस्याओं में अपने आप को खड़ा पाकर जब चुनाव का अवसर आया तो चुनाव के अवसर में वहाँ के चुनाव के मुख्य अभिकर्ता के रूप में 2 चुनाव में मदन सिंह जी रावत के चुनाव में मैं रहा, राशा सिंह जी रावत के चुनाव में नसीराबाद विधानसभा रहा, और उसके बाद में ग्रामीण अजमेर के क्षेत्र में आने के बाद नसीराबाद में आपकी मतलब कैसे चुनावी? मैं चूंकि श्रीनगर का निवासी हूँ, अच्छा, तो इसलिए मेरे को वहाँ का रहने के नाते मुझे प्रारंभिक से ही 1980 से लेकर मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट रहा। तो छोटे छोटे काम करते थे हमारे वरिष्ठ जन, चाहे वहाँ की पब्लिक में भी आपकी पकड़ है।
वहाँ की पब्लिक की पकड़ तो ऐसा है कि इस बार जब 2018 में रामस्वरूप जी चौधरी, रामस्वरूप जी जाट को जब टिकट दिया गया तो मुझे वहाँ मैडम वसुंधरा जी ने मुझे संयोजक बनाया और हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर में बैठी बैठी मुझे कह के गई कि सुभाष मेरा सबसे प्रिय ये सीट है, ये जीतनी चाहिए। मैंने कहा मैडम अब तक इतिहास में नहीं जीती, कैसे जीतेगी? बोला आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, ये जीतनी चाहिए। तो मैंने कहा कमाल की बात है। तो मैं वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 20 दिन तक काम करने का परिणाम ये रहा, मेरे सेवा के कार्य करे हुए का रिजल्ट ये रहा कि जब मैंने ये कहा कि ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो उस स्थिति में 4 फिगर से हम अधिक वोटों से जीते तो हमारे कार्यकर्ता दंग रह गए कि इतने वोटों से कैसे जीते। क्योंकि वहाँ का रिजल्ट रहा, एक बार हम 5 वोट से हारे, एक बार हम 45 वोट से हारे, एक बार 380 वोट से हारे। तो सांवरलाल जी जैसे कैंडिडेट अगर वहाँ से हार सकते हैं और ये सीट निकल सकती है तो वहाँ पे एक सर्च का विषय बना। और उसके बाद में जब मुझे अजमेर में मुझे कार्य करने का अवसर मिला, चूँकि मेरा कर्म क्षेत्र अजमेर है, तो देवनानी जी ने, क्योंकि मेरे वरिष्ठ मेरे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सुभाष ये 1 नंबर वार्ड अपन हार रहे हैं, किसी हालत में जीतना चाहिए महेंद्र जैन मित्तल का। आपको दादा मैं विश्वास दिलाता हूं कि 15 दिन में उस रिजल्ट को पॉजिटिव लाके मैंने कहा भाई साहब अपन इसको लगभग 100 वोट से जीत रहे हैं। बोला कमाल है, पूरे सब कुछ मार्केट में हार दिखी हुई है। मैंने कहा 100% जीत रहे हैं। तो मुझे जो जो काम दिया संगठन में मैंने वो पूर्ण रूप से काम किया और मुख्य चुनाव अभिकर्ता के नाते में कम से कम भी 10 बार आरओ टेबल पे चुनाव काउंटिंग के अंदर बैठा हुआ हूं। तो चुनाव का प्रबंधन तो मुझे है। आप प्रबंधन से परिचित। अजमेर उत्तर में कितने बूथ हैं? अजमेर उत्तर में 191 बूथ है आज की तारीख में। ओके। 2,07,000 वोट है। लेकिन आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं, ये हमारा 2018 में 2,06,000 वोट थे और यहां केवल 1,000 वोट बढ़ा है, जबकि अन्य विधानसभाओं में 5 से 10,000 वोट बढ़े हैं। तो हमें इस बात का डाउट है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई ऐसा हुआ है कि हमारे 8-10,000 वोटों को कम कर दिया गया हो। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने किसी कांग्रेसी बंदे से सुना है कि हमने इतने वोट कटा दिए हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन भी करने के लिए मेरे पास तैयारी है कि मैं जांच कराना चाहता हूं कि कौन से वोट कटे हैं। ऐसा नहीं हो कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वोट थे वो अगर कोई काटे गए हों। तो ऐसा भी, हमारे ये पहली विधानसभा है जिसमें मात्र पहले से भी कम मतदाता रहे हैं। ये भी आज की लिस्ट में जरूर आए हैं, 1,000 वोट बढ़े हैं, जबकि अन्य विधानसभाओं में 10-10 हज़ार वोट बढ़े हैं। ये चीज़ हमें भी सुनने में आई थी और मैं तो आपको उस नेता का नाम भी बता सकता हूँ जिसके मुंह से ये बड़ी आराम से सुनाई बात है। अब उन्होंने कही है या नहीं कही है ये नहीं मालूम। मेरे को कई लोगों ने कहा कि महेंद्र सिंह रलावता ये कहते हैं कि मैंने अमुक समाज के इतने वोट कटवा दिए हैं। नहीं, महेंद्र जी ताकि देवनानी जी ना जीत पाए। महेंद्र जी रलावता को बात प्रमाणित इसलिए हो जाती है, जब मैं ये एनालिसिस देख रहा था तो जो 10,000 वोट बढ़ने की बजाय जो हमारे कम हुए हैं, और उन्होंने कहा कि सिंधी वोटों के दक्षिण वाले सिंधी वोट इधर थे, बीएलओ इनके थे, उनको मैंने कटवा दिए हैं। तो हमने पार्टी के अंदर हमारे वरिष्ठ को कहा है कि ये जांच कराई जाए, ऐसा नहीं हो कि हमारे वास्तविक वोट कट गए हों। मैं आपको ये बताऊं, ये चर्चा का विषय बहुत दिनों से शहर में था कि सिंधी वोट जो है वो दक्षिण में चला गया, इस आड़ में सिंधी समाज के वोट काटे गए हैं। ये मैं अन्य लोगों से भी सुन रहा हूँ और आप पहले बोल्ड इंसान हैं जिन्होंने ऐसा तथ्य लाइव इंटरव्यू पे बोलने की हिम्मत रखी है। आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि देखिए राजनेता जो है वो अपने हिसाब से अपनी हार जीत तय करते हुए दिखते हैं। ये सुभाष काबरा जैसा सामाजिक कार्यकर्ता ही ऐसी बात बोल सकता है जिसे हार जीत से ऊपर लोगों के वोट करने के अधिकार को रखा हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के। थैंक यू सुभाष जी। अच्छा, मैं ये कहूँगा आपने खूब, मुझे आपकी होमवर्क से लग रहा है, क्योंकि अमूमन अगर हम किसी से स्पॉन्टेनियसली पूछ लेते हैं कितने वोट है साहब, कितने वार्ड, तो वो उलझ जाता है। आप बड़ी रेट फ्लो में बोले और आपको बहुत गहरी जानकारी है। आप मुझे ये बताइए कि ये 20 साल से जो एक शक्ल लगातार भाजपा जो है एक ही शक्ल को लगातार कंटिन्यू करती आ रही है, सिंधी समाज के लोगों का कहना है कि साहब क्योंकि देवनानी जी सिंधी है इसलिए जीतते हैं, और देवनानी जी का खुद का मानना है, वो खुद इस बात को एग्री करते हैं कि यार नेता सारे उसका होता है, कोई ऐसा नहीं है।
बावजूद उसके जो एंटी इनकम्बेंसी इन दिनों देवनानी जी के फेस की देखी जा रही है, जो बातें सुनने में मिल रही हैं, बदलाव, चेंज, चेहरा बदलो और इस तरह की, वो चीज़ें कहाँ टिकती हैं इस चीज़ के सामने? मतलब आप क्या लगता है देखिए कि वाकई बदलाव होना चाहिए? देखिए या ये बदलाव इतना नेसेसरी है कि एक ड्यूरेबल शक्ल हटा दी जाए? देखिए क्या हो गया साहब कि पिछले 20 सालों में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत बदला है। देवनानी जी हमारे नो डाउट हमारे विधायक हैं। देवनानी जी को कोई नहीं जानता था। देवनानी जी उदयपुर से आए थे, 4 लोग नहीं जानते थे, लेकिन चूंकि ये सीट संगठन की है और यहाँ का जो ताना बाना है वो संगठन का ताना बाना है, मजबूत यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता जिनके मजबूत हो वो विधायक देवनानी जी नहीं बने, वो तो कमल का फूल बना है, ऐसा मैं मानता हूँ। रही बात सिंधी मतदाता या नॉन सिंधी मतदाता, सिंधी हमारे भाई हैं, हम यहाँ पे साथ व्यापार करते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं। सिंधियों के मन में ऐसा नहीं है कि ये सिंधी है इसलिए विधायक है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले मारवाड़ी भी यहाँ उत्तर विधानसभा में विधायक रहा हुआ है, उसके पहले भी विधायक रहा हुआ है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन कब रहा विधायक? ये हमारे यहाँ के जो मणिलाल जी जो थे पहले, जो विधायक अग्रवाल थे, वो यहाँ के विधायक रहे हैं, इनके आज के करीब 40 साल पहले। वैश्य समाज के उत्तर विधानसभा में साहब। किस में? मुझे ये बिल्कुल 100% रहे। अपने जब कोल साहब थे, उस कोल साहब के पहले बाद में वो विधायक बने हैं। बालकृष्ण कौल के सामने, चलिए वो हिस्ट्री है। चिरंजीव लाल जी का, आई डोंट नो, मैं इतना पूरा यस साहब, चिरंजीव लाल जी। मुझे जितना फीडबैक है, दादा पोमल, अर्जुन राम, उसके बाद ये झामनानी जी रहे हैं, फिर मोटवानी जी रहे, और उसके बाद मेरे ख्याल में नहीं रहा है। उससे पहले कोई रहा होगा तो हाँ, चिरंजीव लाल जी यहाँ विधायक रहे हैं सर, विधायक रहे हैं। तब शायद पश्चिम हुआ करती थी, इसकी सीट का नाम कुछ भी था, लेकिन विधायक रहे। मेरा ये मानना है कि अगर देवनानी जी, चूंकि अब 86 ईयर हो गए, अजमेर की भौगोलिक स्थिति और अजमेर के डेवलपमेंट के काम की रिक्वायरमेंट इतनी अधिक है कि अब तो युवा कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता ही अजमेर को अन्य शहरों की समकक्ष खड़ा कर सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट खेप का क्या होगा। नेक्स्ट खेप को तैयार तो करनी पड़ेगी ना। और रही बात, एक बाप के अगर 4 बेटे होते हैं तो 4 बेटे के अंदर भी चारों बेटों की अपेक्षाएं अलग अलग होती है। एक बार एक बेटे को अगर कार दिला दी तो दूसरी बार दूसरे का नंबर होता ही है। तो उत्तर विधानसभा में अगर मान लो हम 4 बेटे हैं, समाज कोई भी हो, लेकिन अगर एक को मिल गया तो दूसरे को अगर नहीं मिलेगा, वोटर में बिठाना चाहिए तो नहीं मिलेगा। अगर मानो दूसरी कास्टों को नहीं मिलेगा तो उनके मन में एक द्वेषता टाइप का एक वातावरण डेवलप होगा। और आज की तारीख में आपको दादा, आपकी वजह से मैं ये बात चैनल पे बताना चाहता हूं कि अन्य समाजों में इस बात को लेकर दिन रात चर्चाएं हो रही है कि हम क्या करें। संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की आ रही है कि हम भी तो ये चाहते हैं कि हमको कोई दूसरा, हमको भी कभी ये विधायक का टेस्ट कैसे होता है हमको मालूम पड़े। क्या हमारे बच्चे कभी कहेंगे कि हमको कभी मिलेगा? तो ऐसा तो ये हो जाएगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर अन्य आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। योग्यता के आधार पे चलना चाहिए, मतलब योग्यता के आधार पे। और मैं तो देखिए उस बात का दीवाना हूं कि टारगेट लेना चाहिए, चैलेंज लेकर काम करना चाहिए, और चैलेंज को टाइम फ्रेम के अंदर इंप्लीमेंट अगर कर सकते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में वो आना चाहिए। हो गया, उसको हम क्या करें? मैंने चैलेंज लिया। अभी आपको मैं मेरे अगर चैलेंज गिनाने लगूंगा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तो आप आश्चर्य करेंगे दादा। अभी एक चैलेंज आया था, छोटा सा चैलेंज आया कि मैं बोराज की उधर निकला तो एक बोराज की विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय में 600 बच्चियां दोनों को एजुकेशन में 2-2 फीट पानी में वो स्कूल थी। अभी भी है? अभी भी है साहब। आप अब थोड़ा टुकड़ा आप जाके देखें, मैं फोटोग्राफ भेजता हूं आपको। तो अब उसमें क्या हुआ कि बच्चियों को पूछा, भाई आप 4 दिन स्कूल क्यों नहीं आती हो? बोला हम इसलिए नहीं आते हैं कि वहां बाथरूम नहीं है। टीचर को पूछा आप कहां जाते हो? कि सामने वाले मकान में चले जाते हैं। मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा ये चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। मैंने एक किसी भामाशाह को पकड़ा, उनसे निवेदन किया, उनके हाथाजोड़ी करी, वो जाके उन्होंने विजिट करी और दादा 60 लाख रुपए मेरे माध्यम से वहां पे लगाकर वो नई स्कूल बनाई हमने।
60 लाख रुपए कहाँ से लगेंगे? वो एक भामाशाह से जो अपने पीसी गोदा साहब है, उन्होंने अपने जेब से 60 लाख रुपए दिए और वो हमने स्कूल बनाकर दी। और उसमें मुझे उन लोगों ने उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जानकारी है प्रशासन को साहब, मुझे गुड़ से तोला गया है। सीआर मीणा साहब उस ओपनिंग के कार्यक्रम में आए हैं और वहां पर जो पानी भरता था वो हमने कम से कम 500 डंपर डला के उस पानी को भरने के प्रयास कर रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यहाँ सीआर मीणा साहब को आपके माध्यम से कि उस जमीन, उस विद्यालय की जमीन पिछले 20 सालों से अधिक सालों तक वो किसी भी विभाग के नाम नहीं चढ़ रही, वो एडीए के नाम होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। हमने मेहनत करके 9000 गज जमीन वो विद्यालय को अलॉट कराई है साहब। और ऐसी अन्य विद्यालय भी, ये तो एक सैंपल है। आप अगर अजय सर, खरेखड़ी, काजीपुरा, बोराज, कोटड़ा, हाथीखेड़ा और इधर इन गांवों में जाकर अगर पूछेंगे कि भाई काबरा ने कुछ काम किया है, तो आपको टैरिफ, लंबी टैरिफ मिलेगी जो स्वयं अपने मन से, इच्छा से और अपने तन मन धन लगाकर मैंने कार्य किया है। केवल एक उद्देश्य, मैंने कर्तव्य निभाया है। मैंने कहीं होर्डिंग नहीं लगाई है, मैंने कहीं प्लेटें नहीं लगाई है कि साहब ये मैंने एक 5000 स्क्वायर फीट का शेड बनाया है, वहाँ मैंने एक प्लेट लगा दी। उस प्लेट का वो क्या, जब सब वो लगाते हैं ना लोकार्पण की प्लेटें, उसके पीछे लोग टॉयलेट करते हैं, गंदगी करते हैं और शहर को गंदा करते हैं। तो वो मैंने एक भी काम नहीं किया है। लेकिन क्षेत्र में आपको लगेगा कि एक नहीं अनेक कार्य करने का मुझे सुअवसर दिया है जनता ने, और जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देना चाहती है। इस दृष्टि से ही मेरे मन भाव बना कि मुझे अब राजनीतिक क्षेत्र में आकर बड़े टास्क लेकर, चैलेंज लेकर अजमेर के लिए, और चैलेंज भी इतने जबरदस्त कि लगेगा कि आने वाले 50 साल का रोड मैप मेरे ध्यान में है, वो लेकर मैं आना चाहता हूं, जिससे कि अजमेर का पूरा चौमुखी विकास करा सकूं। आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी आपने इस दिनों बड़ी चर्चा थी, वहाँ स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुए और स्मार्ट सिटी में गालमेल दिखाई दे रहा है। 20 साल से आपकी पार्टी का विधायक, कोई रोड है जहाँ पर खड्डे, आप अपनी कौन सी सड़क बता रहे थे आप? मित्तल हॉस्पिटल से लेकर, और वहाँ पर सुबह आज उसी में हम जो 2 अक्टूबर को आपने पूरी तरह से टेकअप किया है। और मतलब अगर 20 साल एक पार्टी का विधायक रहने के बाद लगातार कंसिस्टेंसी, दूसरा उसका जो गवर्नर है या मजबूत चले, ऐसी कमजोरी रहती, कमजोरी जिस नहीं होना था वो ले जाओ, हाँ, या आईडिया चले जाओ। आपको लगता है जैसे ऐसे काम होता है जैसा होना चाहिए? देखो साहब, जिसका घर का मुखिया मजबूत होना है तो उसका तो जो ड्राइवर है वो भी जाके काम। तो अगर कमजोर है तो जो मुखिया बात नहीं सुनते हैं तो हमारी सुनेगा साहब अधिकारी। यहाँ जो भी आता है वो कहता है कि अजमेर जैसा पास जाके आया। साहब मैंने ये कहा है, अब मैंने एक लेटर दे के आया हूँ, रिसिप्ट है मेरे पास, कि साहब अभी हमें धरने पे बैठने दीजिए, हमको जगह दीजिए, हम धरने पे बैठना चाहते हैं। हल्ला बोल को 15 दिन हो गए, आपने हमारे काम नहीं कराए। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ काम हुए हैं, पट्टे रेगुलर होने लगे हैं। और एडीए को हमने जब कहा कि अगर अब नहीं किया तो मैं यहाँ पे 10,000 आदमी लेकर आऊंगा, तो उन्होंने पट्टे देने का काम शुरू किया है। 2 या 3 दिन तो पानी की व्यवस्था हुई। आप क्या साहब इस बात को मानते हैं? अजमेर के लिए योजना बनी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस टाइम के विधायक महोदय को, जो कि अजमेर के लिए एक बिसलपुर योजना बनी, और आज बिसलपुर योजना होने के बाद में 7-7 दिन में हम पानी पी रहे हैं। अरे आपने कितनी टंकियां बना दी, कितने रोड बना दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर में तो 7 दिन में पानी आ रहा है ना। उस काउंटिंग में मेरे क्या काम आएगी साहब? मुझे मिल क्या रहा है मैं उसकी चिंता करूंगा, मेरे पास है क्या उसकी क्यों चिंता करूं? तो मेरी तो बात यह थी कि अगर जब मुझे मालूम है कि ये हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ा हमारा जो 7 नंबर स्टोर टैंक है ना, वो आज के 200 साल पुराना है। एक हमारा यहाँ स्टोर टैंक और बनता, उसमें 8 इंच की लाइन आके उसको फिलअप करती, और वहां से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जो पहाड़ी पे टंकी होने की वजह से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सब में हमको 24 घंटे में पानी मिल जाता। अच्छा, जबकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो साहब ऐसा क्या हुआ कि 6 पहियों की 6 इंजन की गाड़ी होते हुए भी 6 इंजन की गाड़ी होते हुए भी हम प्यासे हैं। और 6 इंजन कौन से? हमारा एडीए इंजन, हमारा निगम इंजन भाजपा का, हमारा एक मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर भी हम कह रहे हैं हम प्यासे हैं। तो ये किसकी चूक हुई साहब? एक मुझे चीज बताइए, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, जो आरक्षण स्वर्ण
जाति को आर्थिक आधार पर मिला है। वो हालांकि मोदी जी की आपके केंद्र सरकार की एक मुहिम थी जिसमें बड़ी सख्त शर्तें थी और उन सख्त शर्तों को यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में सरलीकरण कर दिया गया है। उस सरलीकरण के पहला सवाल तो उस सरलीकरण से क्या वाकई स्वर्ण जाति को एक सिक्योरिटी मिल रही है, और उस सरलीकरण करने की वजह से जो एक ग्रेविटेशन पैदा हुआ है कांग्रेस की तरफ, जो लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है इस आरक्षण को लेके, उसको कैसे कॉम्बैट करेगी आपकी पार्टी? एक भाजपा नेता के ऐसे से पूछ लो। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, विशेष किसी का महत्व नहीं है। तो उन्होंने स्वर्ण जाति को जो योजना दी है उस योजना को ग्राउंड स्तर तक पहुंचाने में हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं, और डेटास आपको सामने आएंगे कि स्वर्ण जाति के वीकर जो सेक्शन के जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये एक तोहफा दिया है जिसका लाभ मिल रहा है। रही बात कांग्रेस सरकार की, सरलीकरण अशोक गहलोत ने सरलीकरण कांग्रेस सरकार ने किया है, वो उसकी वजह से एक वेव दिख रही है। उस वेव को कॉम्बैट एज अ बीजेपी लीडर आप उसका सॉल्यूशन बताइए। उसका जो सरलीकरण जो किया है वो दिशा निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के आधार पर उसको सरलीकरण किया है। लेकिन वो जो काम होगा, जो काउंटिंग होगी, वो सीधी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाएगी। आपके कहने का मतलब है इनिशिएट जिसने किया उसके नंबर उसके जाएगी। लेकिन मैं उनके लिए भी कहता हूं साहब, खाली प्रपत्र निकाल कर, खाली योजनाएं बनाकर, बिना बजट, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं मर्सिडीज लेऊंगा, ये लिखने से मर्सिडीज थोड़ी ली जाएगी। उसकी आपके पास प्लानिंग क्या है? आज स्टेट गवर्नमेंट जो योजनाएं दे रही है, जो आज आपके पास में जो प्रपत्र जारी किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे आपके पास में मैंने पार्ट किया हुआ है क्या? रेवेन्यू जनरेट करके कुछ सिस्टम बनाया हुआ है क्या? कहाँ से कर देंगे? लेकिन ठीक है, घोषणाएं सरकार है, घोषणा करेगी। और घोषणाओं में तो कांग्रेस जो भी सरकार है उस सरकार ने हर जाति का बोर्ड बना दिया है। आपने देखा होगा रोज घोषणा हो रही है, इस जाति का बोर्ड, सैन समाज का बोर्ड बना दिया, अल्पसंख्यकों का बना दिया, और स्वामी दुर्लभनाथ बोर्ड बना दिया, हर जाति का लगभग बोर्ड, विकास बोर्ड बना दिया है। क्या उससे नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? मैं तो कह रहा हूँ साहब, अभी तो उन्होंने 10-20 बोर्ड बनाए हैं। हाँ। और हमारे यहाँ तो 200 बोर्डों की उनकी टारगेट। हाँ, 200 बोर्ड की है। हमारे यहाँ तो 3600 जाति है, और किस किस के बोर्ड बनाएंगे? मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि साहब प्रत्येक जाति के बोर्ड बना दीजिए, और आज ही उनको अनाउंस करिए, गाड़ी भी, बंगला भी, और सारे अनाउंस करिए। हमें इस बात की खुशी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसमें अगर नाई जाति को भी मिले, इसमें धोबी जाति को भी मिले, और इसमें सभी जाति का बोर्ड बने, उनके लिए स्टेट मिनिस्टर की सुविधाएं देकर उनको बैठना। सरकार की जगह बोर्ड काम करेंगे ऐसा? सरकार क्या काम कर रही है जो बोर्ड करेंगे? वो चाहते हैं कि जैसे हम नहीं कर रहे हैं वैसे बोर्ड नहीं करेंगे। आप बिना डीजल की गाड़ी अगर आप किसी को दे देंगे और कहोगे इसको खूब चलाओ, वो कैसे चला लेंगे? आपके पास प्लानिंग क्या है? आपके पास रोड मैप क्या है कि इनका काम क्या होगा और उस काम का रिजल्ट क्या आएगा? ये तो होना चाहिए ना। अब ये तो मुझे दिखता नहीं है कहीं भी ग्राउंड स्तर पे। अच्छा, ये 2-3 महीने पहले क्यों आपके, मैं देखता हूं कई बार, मुझे आश्चर्य होता है। मेरा 35-40 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे आश्चर्य होता है लास्ट के दिनों में कुछ काम हो रहे हैं तो 3 साल 4 साल तो आपने क्या कराया कि लोगों को खड्डों में गिराया, है ना? 3-4 साल तो लोगों में ठोकरों में रखा आपने, और लास्ट में आपने कहा कि यार मैं काम करा के। तो ये क्या राजनीति है भाई? मुझे तो प्रैक्टिकल में नहीं लगता है। चलिए, आप अपना विजन सुभाष काबरा अजमेर के लिए, अगर सुभाष काबरा को नेतृत्व दे दिया जाता है ना, ये मान लो आपको 7 दिन का एमएलए बना दे, ईश्वर करे आप 5 साल के बनो, लेकिन अगर 5 दिन का एमएलए बना दिया जाता है तो किस चीज़ की प्राथमिकता लेंगे आप? ऐसे 5 कौन से बड़े काम है जो आप इंस्टेंटली कर देंगे? मेरे को अगर 5 दिन का एमएलए बनाकर कलम में अगर ताकत दे दी जाए तो सबसे पहले तो मैं अजमेर में एक रिंग रोड बनाने वाला हूँ।
रिंग रोड आएगी नौसर घाटी से राइट हैंड से चलेगी 200 फीट चौड़ी रोड, और वो जाएगी चाचावास को अंदर लेके और नारेली को अंदर लेके और सेदरिया को अंदर लेके, बड़गांव को अंदर लेके, सोमलपुर को अंदर लेके और अजयपाल जी के रोड से होती हुई, अजयसर होती हुई, खरेगड़ी होती हुई वापस नागपाड़ के जड़ों में होती हुई और यह नौसर घाटी पे एक 200 फीट का रोड बना दूंगा। और सीधा सीधा ऐसा पुष्कर रोड से माकड़वाली रोड के बीच में एजुकेशन हब, माकड़वाली रोड से जयपुर रोड के बीच में मेडिकल हब, और जयपुर रोड से लेकर नसराबाद रोड के बीच में इंडस्ट्रियल हब, और नसराबाद रोड से लेकर उसके आगे वाले रोड के बीच में एक और हम अपग्रेडेड एक लाकर और एक हब बना देंगे। और जो ये पहाड़ियां हैं साहब, इसमें हमारी पहाड़ियों को हम इतनी सुंदर बना देंगे, इतनी सुंदर बना देंगे, कोई सोच नहीं सकता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूं, आज अजमेर के कैचमेंट एरिया में 24 तो चेक डैम है, नाडियां हैं, 2 नाडी है, 4 तालाब हैं। इसका सारा ओवरफ्लो का पानी फैसागर से होता हुआ आना सागर में आता है। आना सागर का वेस्टेज पानी जा रहा है, जो दूसरे गांव वाले परेशान हो रहे हैं। मैं इन पानी का स्टोरेज बनाकर इन पहाड़ियों को हरियाली ग्रीन कर कर इसके अंदर झरने चलाकर, और जो हमारे यहाँ पर मंदिर है, अजयपाल जी का मंदिर, अपने भैरू बाबा का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, और यहाँ नागपाड़ का मंदिर, यहाँ गणेश जी का मंदिर, या मेहंदी खोड़ा का बालाजी का मंदिर, जो ये सारे फॉरेस्ट में हैं, मैं इन फॉरेस्ट से एनओसी का आदेश जारी करूंगा, और आदेश जारी करके इनके अंदर डेवलपमेंट के पैसे लगाकर एक आध मस्जिद भी बोल देते और टूरिस्ट को मैं इतना डेवलप कर दूंगा, मैं टूरिस्ट को इतना डेवलप कर दूंगा, जो यहाँ 25 से 30 हजार लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्ट के लिए यहाँ रेवेन्यू का जनरेट। एक आध मस्जिद भी बोल देते काबरा जी। कौन सा? सारे मंदिर बोले आप। अच्छा, कौन सी मस्जिद नहीं बनी हुई है आपको? कौन सी नहीं बनी है बताइए आप। हाँ। मैं बता रहा हूं कि फॉरेस्ट में जो मंदिर थे उनकी बात कर रहा हूं, वो तो ऑलरेडी ग्राउंड स्तर पे बनी हुई है। तो हम तो दुखी इस बात के हैं कि फॉरेस्ट में बनी हुई है हमारे मंदिर, और उन मंदिरों को यहाँ से फ्री करके, और इनका जो आज स्मार्ट सिटी का अगर 100 करोड़ रुपए भी यहाँ लग जाते तो यहाँ पर इतना रेवेन्यू आ जाता, जिसमें कम से कम इन मंदिरों में, और इसमें एक मैं ट्राम सिस्टम लगाऊंगा, ट्राम सिस्टम अजयपाल जी से लगाऊंगा, चामुंडा माता से लगाऊंगा नागपाड़ पे, जिसकी वजह से यहाँ कम से कम 2000 हमारे बेरोजगार युवाओं को काम मिलेगा। ये एक काम है केवल, रिंग रोड, ये दूसरा काम। और तुरंत प्रभाव से एक आदेश जारी करूंगा, इस पूरे एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं है हमारे लिए, बहुत वेटलैंड पड़ी है। मैं 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक उधर में कॉलेज बनवाऊंगा, और उधर में एक स्टेडियम बनवाऊंगा। ये बनाने के साथ साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मैं एक सेपरेट सिस्टम बनाकर और 5 आदमियों को वहां बिठाऊंगा कि जो भी फाइल आए इसको ऑब्स्टिकल में फंसाओ मत, इसको एनओसी दो और या इसको इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करो। आप दादा इस बात को सोचो, इस अजमेर तो वो अजमेर था जो देश की राजधानी बनने वाला था, प्रदेश की राजधानी बनने वाला था, एजुकेशन का विश्वविख्यात सेंटर, आज कटोरा लेके घूम रहा है कि आज अगर यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है एजुकेशन की, उसको जमीन की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, फिर वो कोटा और चोमू और चूरू चला जाती है। तो हम अगर इस विकास को लेकर आएंगे तो उसके बाद में अजमेर जिस तरीके का चमकेगा। आना सागर का पानी वेस्टेज है, मैं वहाँ एक चेक डैम बनाकर ये बजरंगगढ़ के ऊपर यहाँ पानी को ऊपर से नीचे झरने के रूप में लाऊंगा और इसको सर्कुलेट करके ऊपर लगाऊंगा, फुहारे लगाऊंगा और लाइट लगाऊंगा। अरे इसमें जा क्या रहा है आपका? खूबसूरत परिकल्पना है, लेकिन उसको जमीन में उतारने में जितनी मेहनत है, कोई मेहनत नहीं है दादा, कुछ भी मेहनत नहीं है। मैं मेहनत के कारण बता दूं आपको, एडीए 20 साल से नहीं, देखिए इच्छा शक्ति की बात है दादा, उनमें नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इच्छा शक्ति है, लेकिन देखो अलग अलग आदमी अलग अलग दिशाओं में काम करता है। वो एजुकेशन के आदमी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम तो देखिए मैं बेरोजगार का, मैं नया बाजार में मैंने ठेला लगाया हुआ है, ठेले वाले की चिंता जानता हूँ। मैं चाय बेचा हुआ, यस केसरगंज में चाय बेची हुई है, मैं चाय वाले की चिंता जानता हूँ। मैंने खेती का काम किया, लावणी डूचनी पाणित किया, मैं खेती का काम उनकी चिंता जानता हूँ। मैं माइंस का काम किया, मैं माइंस वाले की चिंता जानता हूँ। मैं प्रॉपर्टी का काम किया, मैं प्रॉपर्टी वाले की चिंता जानता हूँ। तो मैं जितनी चिंता जानता हूँ वो हर एक का बस का रोग नहीं है। तो मैं तो इन सबको लेकर साथ चलकर और इतना विश्वास दिला सकता हूं। आप तो 7 दिन की, मुझे 3 दिन कलम के आदेश दीजिए, मैं हिसाब बना दूंगा कि अजमेर कैसे दिखेगा, और एक 3D अजमेर बना के रख दूंगा कि अजमेर ऐसे दिखेगा। क्या अजमेर में क्या है? छोटा सा अजमेर है, उत्तर विधानसभा छोटी सी है, मैं 10 मिनट में इस छोर से उस छोर में जा सकता हूं, जबकि 100 किलोमीटर लंबी विधानसभा होती है। तो हम तो यहां कुछ भी कर सकते हैं। ये पहाड़ियां है ना, हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, जिसको हम वेस्टेज मान रहे हैं।
आज पट्टे का काम है, सर्कुलर इन्होंने जारी कर दिया है। अब मैं एडी दबा के उनको बोलूंगा कि इस सर्कुलर के तहत सबसे पहले आपको मेरे नज़र से जो चीज़ करनी है अजमेर में, सबसे पहले आपको इस लाल फीताशाही और नौकरशाही को लगाम लगानी चाहिए। आप ये जितनी भी परिकल्पना बता रहे हैं, मैं आपको दावा करता हूँ आपको बना देंगे, सीट पे बिठा दूंगा ना, कोई भी बिठा देगा अगर ईश्वर की कृपा रही तो। आप जितना भी परिकल्पना बता रहे हो उसका 10% नहीं कर पाओगे। उसका कारण, एकमात्र कारण होगा अजमेर की ब्यूरोक्रेसी। बस ये आपने सही एक सवाल किया बता रहा हूँ, आपके पास उस चीज़ का सॉल्यूशन है। 100% है, 100% है। एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता बताइए, मैं सरकार के उनके तो कोई नहीं कर सका। देखिए जो यहाँ बैठा हुआ है ना, जो चेयर पे बैठा है ना, वो क्या कहता है, साहब इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसलिए ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है साहब, रोड का लेवल कैसे होना चाहिए, ढाल कैसे होना चाहिए, सूद गुणिया कैसे होना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे, इसमें मटेरियल कितना लगना चाहिए। आज मैंने अगर वो खड्डे भरने की बात की है ना, तो आज ही मैंने प्लान किया है, पहले मैं उसकी खुदाई कर रहा हूँ, उसकी मार्किंग करी है। उसकी परमिशन आपको दे दी प्रशासन ने? किन की जरूरत है साहब? मेरा अजमेर है और मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें किसकी परमिशन की जरूरत है? मैं सेवा का कार्य कर रहा हूँ। इसमें वॉलंटरली अगर आप कोई भी खड्डा खुद ही भरने लग जाओ, हाँ, उसमें वो ऑब्जेक्शन करिए। वो ऑब्जेक्शन काय को करेंगे? हम तो कोई खड्डा तो नहीं खोद रहे हैं ना, हम तो भरने का। तो क्या करोगे हैं? अगर कोई करता है कल ऑब्जेक्शन तो क्या करोगे? ऑब्जेक्शन करे तो हम उनसे रूल्स पूछेंगे कि क्योंकि जब रोड कटिंग के लिए भी ऑब्जेक्शन खड़ा करता है नगर निगम, अगर मुझे मेरे घर के बाहर कुछ लाइन डालनी है या केबल डालनी है, सिंपल इंटरनेट लाइन डालनी है, इतना सा खोदने के लिए परमिशन मांगते हैं लोग। वो आपके इंटरेस्ट का सवाल है, इसलिए परमिशन मानते हैं। मैं जनता के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझसे क्या परमिशन लेंगे? मैं तो खड्डा भर रहा हूँ, खड्डा थोड़ी खोद रहा हूँ, तो वो विषय तो नहीं है। लेकिन मैं ये ब्यूरोक्रेट है ना सब, ब्यूरोक्रेट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा बहुत इनसे पाना पड़ा हुआ है। अगर मेरे में अनुभव नहीं है, नगर निगम जाइए, आपको अगर वाकई इतना सेवा का जज्बा है, आप नगर निगम जाइए। पार्षद कक्ष में मैं हफ्ता भर पहले गया था, पार्षद कक्ष में बैठा हूँ मुश्किल से आधा पौन घंटा, उसमें मुझे अंदाजा हो गया कि कितने ढीठ लोग हैं। आपको मैं निवेदन करूँ, कितने ढीठ लोग हैं। आपको अगर वाकई इस चीज़ का पहले प्रैक्टिस करना है ना, जो इस ब्लूप्रिंट पे समझो वार्म अप एक्सरसाइज करनी है ना, तो आप नगर निगम जाके मेरे कहने से एक दिन बिताइए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मुश्किल है। आपने बढ़िया से कैनवस पे एक इमेजिनरी अच्छा सा चित्र खींच दिया अजमेर का, वाकई साधुवाद के पात्र हैं। मैं जो लेकिन वो करेंगे कैसे? वो मैं जो कितना मुश्किल है वो चीज़ वहाँ जाके मालूम। मैं जो काम किया वो बताऊँ आपको, काम जो किया मैं अभी गए इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेशन में, मैं जिला उद्योग सलाहकार समिति का सदस्य था। गौरव गोयल साहब कलेक्टर थे। यहाँ पर जो ये थे ना अपने जो सेक्रेटरी बने, वो एडिशनल कलेक्टर थे। तो यहाँ पर पूरे अजमेर की सभी विधायक प्लस सबकी हमारी बैठकें होती थी कलेक्ट्रेट में, मैं बैठक लेता था। कलेक्टर साहब आते थे, वो पहले उनका सिस्टम था कि अच्छा हो गई। मैंने कहा साहब बैठिए आप, मुझे ये बात बताइए, जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, हमारे क्या इंडस्ट्री एरिया में लाइट चली जाती है, तो वो जब टिप हो जाती है ना, तो वो हमारे उद्यमी बोल रहे थे कि यार सुभाष जी ये वापस इसको चालू करने में हमको ये दो घंटे लगा देते हैं। मैंने कहा साहब अब आ जाइए। मैंने उनको पूछा रिको वाले को कि भाई आपके पास में यहाँ कर्मचारी कितने हैं? कि साहब वहाँ 2 लगे हुए हैं। मैंने कहा 2 लगे हुए हैं ना, दोनों स्टेशन पे वहाँ स्टूल लगा के बिठा दीजिए, आप कुछ मत करिए काम, स्टूल लगा के बिठा दीजिए, और जैसे ही लाइट जाए उनको अगर कोई चेंज करना है 10 मिनट में चेंज करे, और उसको बोलिए कि तुरंत उसको ऑन ऑफ कर दे। साहब वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, क्योंकि वो वहाँ बैठते नहीं थे, वो चाय की थड़ी पे बैठते थे, घर चले जाते थे, ये वो प्रॉब्लम थी। हमने उनका समाधान कर दिया, वो वहाँ कर दी तो उसका काम हो गया। अब वो साहब वहाँ पे हमारे इंडस्ट्री एरिया के हमने क्या कि गार्डन छोड़ दिए थे, अब गार्डन में लोग अतिक्रमण करे हुए थे, अब वो कैसे करे? मैंने कहा भाई हुआ क्या, बताओ तो सही। मैंने कहा साहब आप एक काम करो, एसोसिएशन क्या करेगी इसमें? बोले साहब हम लिख के देने को तैयार हैं कि अगर जिसका कब्जा हम हटा देंगे। तो मैंने रिको कहा भाई आपके जो पैसे कितने पैसे? बोले साहब पैसे लगते हैं। मैंने कहा इसका प्रोजेक्ट बनाओ, बाउंड्री करो, और इनको बोला जी आप कुछ नहीं करोगे, आप एसोसिएशन वाले इसमें पेड़ लगाओगे। तो वो गार्डन बन गए, तो वो गार्डन बन गए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज है ना। नहीं, उसके और दूसरा बताऊं तो हुआ क्या कि उसके करने के लिए आपको अपना विजन, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर आइडिया आराम से कर सको। तो वो अब क्या हुआ कि जैसे कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा यार इतनी लंबी मीटिंग। मैंने कहा साहब पहले रोक दीजिए इस बात को। पहले जो हमने तय किया था कि ये 6 काम यहाँ तक पहुंचेंगे, वो कितने पहुंचे? आज नए लेके आ रहे हो एजेंडे में, मेरे समझ में नहीं आती है। पहले 6 को पूरा करो, फिर मैं नए लूंगा। तो साहब वो 2.5-3 घंटे मीटिंगें चली।
अभी हमारे एयरपोर्ट की मीटिंग हुई तो ये अभी मीटिंग करना बंद कर दिया उन्होंने। मैंने जब उनको जोरदार क्लास ली कि मुझे बताइए जो पहले हमने किया उसका क्या हुआ, उन्होंने मीटिंग लेना बंद कर दिया। और मेरे पास हाथ में पावर नहीं है ना साहब, खाली हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर करेगा बहुत जल्दी आपको पावर मिलेगी। खाली हाथ है सब। मुझे एक चीज़ आपसे आज, देखिए हर इंसान से सीखा जा सकता है, एक चीज़ मैं आपसे आज सीखा हूँ और थैंक यू फॉर दैट। आपने क्या कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक पिछले का पैकअप नहीं करोगे। ये जिद्दीनेस, ये स्टेबलनेस और ये काम करने का जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट मैं आपको बता दूं काबरा जी, आपके दिमाग में तो ये आइडिया आया, आप पहले आदमी हो जिसने ये साथ बोला है मुझे। मैं लगभग हर किसी से ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल पूछता हूँ, वो यही कह के उसकी बस निंदा करके इतिशी कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन है। देखिए कोई भी आपका काम नहीं कर रहा है, अगर आप जनप्रतिनिधि, आपके पास रोज़ नया एजेंडा लाया जाता है, तो आप कलम वहीं पर जाकर वहीं से उठाइए जहां आपने रखी थी। आगे बढ़ने का ही 5 तो भैया 5 प्रकरण सॉल्व कर दें, उसके बाद छठी सुनेंगे। बहुत अच्छी। सर मैं आपको निवेदन करूं, मैं यहाँ इतने जो RS अधिकारी बैठे हैं ना, मैं इनको केवल इस काम पे लगाऊंगा कि अगर इंडस्ट्रियल की एक फाइल आ गई, उसको पटवारी से लेके कलेक्टर तक डिस्पोजल करा के इस बंदे को दे दो, तब जाके काम चलेगा। साहब भटक के परेशान हो जाता है वो। अब पटवारी कहता है गिरदावर नहीं, गिरदावर कहता है नायब तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार नहीं, SDM नहीं, बोले ये आप तो कंप्लीट करके दो, इनसे चार्ज जो लेना है। मैं तो कई बार कहता हूँ। मैं तो खुद इस चीज़ का समर्थक हूँ सुभाष जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सोचा था कि सिर्फ RTI कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वाकई चाहते हैं कि लोगों का काम हो और लोग कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी जी सकें, जो टैक्स के पैसे देते हैं उस टैक्स के पैसे का वाकई उन्हें कुछ प्रतिफल मिल सके, और ये जो चारों तरफ भ्रष्टाचार के दांत जो गाड़ रखे हैं ब्यूरोक्रेसी ने, उनका असर कम करना है, तो इसके लिए सिर्फ RTI एक्ट बनाने से नहीं होगा। केंद्र सरकार को और सरकारों को पब्लिक रिकॉल मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी। पब्लिक पूरा एक मंत्रालय बनाना पड़ेगा, RTI मंत्रालय, पब्लिक रिकॉल मिनिस्ट्री होगी, जिसमें आम आदमी को अधिकार होगा खुलाबंद पकड़ के सिस्टम से पूछने का, और सिस्टम बाध्य होगा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। नहीं होने पर वही मिनिस्ट्री दंड देने का या रिकमेंड करने का की अधिकारी होगी। इस तरह की जब तक मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं बैठेगी, तब तक लोगों को उनके सही हक और सही जगह जाके काम लोगों के नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब मुझे ADA चेयरमैन बनाने के लिए मेरे सभी विधायक और MP ने मेरे लिए लिख के दिया है। तो आप बन जाते तो अभी तक न्याय हो जाता। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जब मैं क्षेत्र में दुख लोगों को दुखी देख रहा हूँ ना, इसका तो पट्टा कर दिया, इसका नहीं किया। मेरे पास एक फॉर्मेट था कि खसरे वाइज आप अकाउंट बना लीजिए। ये खसरा 2000 मीटर का है, 2000 मीटर में आपने कितने पट्टे दे दिए, कितने नहीं दिए, मुझे को हिसाब बना दो। सब ये तो सब लाइन पे आ जाते, सारे काम करते ही ये, आपको कुछ नहीं करना है। आप बड़े खो ना, आखिर बढ़िया बिल्कुल कलम नहीं सब। मैं एक बात बताऊं, बड़ा टारगेट बड़ा हो, टारगेट बड़ा हो, दिशा प्रॉपर हो और गति पे कंट्रोल हो। बेस्ट प्लानिंग, हाफ वर्क इज डन। बेस्ट प्लानिंग विद टाइम फ्रेम, 60% वर्क इज डन, ओनली 40% वर्क इज एनी पर्सन एग्जीक्यूट। तो ये सब तो हम किया जा सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है साहब कि जो कुछ काम कराना है खुद में अनुभव भी होना चाहिए। अब आज मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में क्या है, कई बार ये माइंस वगैरह का काम करते हैं, तो ये लोग बाग निकाल के अपना रोजी रोटी कमाते हैं। अगर मैं उनको बोल दूं कि तुम इलीगल कर रहे हो, बाहर निकल जाओ, तो ये ठीक नहीं है। मुझे मालूम है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो पेट भर रहे हैं ना, मैं उसको लीगल कैसे कराऊं? मेरी जो 1950 में जो नोटिफिकेशन हुई थी फॉरेस्ट की और 1952 में उसको रिजेक्ट कर दी थी, मैं उसका कंपैरिजन करके उस जमीन को मुक्त करा के उनको अधिकार दूं कि यार तुम रोजी रोटी कमा लो। ये तो मेरा काम है ना। फिर विधायक का क्या काम है साहब? रास्ता निकलना चाहिए। तो ये थे सुभाष काबरा। बहुत आनंद आया काबरा जी आपसे बात करके। ये इंटरव्यू सिर्फ आपके साक्षात्कार नहीं, ज्ञानवर्धन के ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी बहुत अच्छा सोर्स बना मेरे लिए। ईश्वर करे आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो, भगवान करे हम आपको बहुत जल्दी एक अच्छे जिम्मेदार पद पर देखें। देखिए साहब, मैं तो केवल मेरे कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूँ, बाकी फल देना भगवान का काम है। और हमारे संगठन जो हमारा सर्वोपरि है, वो जैसे निर्णय करेगा वैसे हम स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष काबरा। फिर मिलेंगे किसी और मजबूत हकदार, किसी और मजबूत शख्सियत के लिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।